कर लेते हैं। मुझे बताओ, हमने देखा था न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मदद से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। समझ में आ गया? कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके या तो स्टोर कर लिया वो इंफॉर्मेशन या फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर देता है। अब मुझे बताना, जो फाइबर इसको एग्जिट कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो एग्जिट कर रहे हैं, तो एग्जिट करने वालों को हम इफरेंट बोल देते हैं। ई फॉर इफरेंट, याद है हमने किडनीज में भी पढ़ा था। इफरेंट मतलब एग्जिट करने वाले, इफरेंट मतलब एग्जिट करने वाले, इफरेंट मतलब एग्जिट करने वाले बन जाएगा। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बताइए जरा जल्दी से, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए। आने वाले एफरेंट, एग्जिट करने वाले इफरेंट, आने वाले एफरेंट और एग्जिट करने वाले क्या हो जाएंगे? इफरेंट। सभी को क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हो गया बेटा? मोटिवेट करने लायक मेरे पास अभी यदि मैं कोई स्टोरी सुनाऊंगा तो उसमें जो है, जो मेरे अंदर जो है वो मैं उसको मिक्स कर दूंगा, तो आई डोंट थिंक कि उसका जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है इम्पैक्ट उसका कुछ ज्यादा ही गलत आ जाए। तो इसीलिए इट्स बेटर टू नॉट टू टेल एनी स्टोरी। समझ में आ गया? तो इसीलिए बेटर है कि अभी आप पढ़िए, क्योंकि मेरे लिए क्लास लेना ही, मेरे लिए क्लास लेना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा इस समय, बहुत ज्यादा मेंटल, आप ये समझना जरा, मेहनत का काम है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसको अच्छे से आप समझते जाओ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आने वाला एफरेंट और एग्जिट करने वाला इफरेंट, इसी आने वाले को हम क्या बोलेंगे? सेंसरी। और इस जाने वाले को हम क्या बोलेंगे? मोटर। अब ये मोटर दो तरीके का हो सकता है। एक तो वॉलेंट्री, मतलब हमारी मर्जी से कंट्रोल हो सकता है, वॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी से कंट्रोल हो सकता है। और दूसरा आप मुझे बताओ जरा, इनवॉलेंट्री। दूसरा क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री। क्लियर हो गया? दूसरा क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप मुझे बताओ जरा, दिल हमारा धक धक कर रहा है, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं है, ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सेंसेस भी दो टाइप के हो सकते हैं, जनरलाइज सेंसेस हो सकते हैं, स्पेशल सेंसेस हो सकते हैं। स्पेशल सेंसेस का मतलब क्या होता है? जैसे विजन। ठीक है, विजन के बाद आप मुझे बताओ जरा और क्या हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। ऑल्फैक्शन, फिर टेस्ट, हियरिंग। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ पोजीशन, की हमारी पोजीशन का है, मैं खड़ा हुआ हूं या लेटा हुआ हूं या बैठा हुआ हूं, तो ये क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज नर्वस, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। पोजीशन के लिए एक वर्ड होता है प्रोप्रियोसेप्शन, लेकिन आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। किसका बना होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। किसका बना होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। और पेरिफेरल किसका बना होता है? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक मतलब सेल्फ रेगुलेटिंग, मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप चलता है। क्लियर हो गया? और ये इनवॉलेंट्री है और ये दो टाइप का होगा। आप मुझे बताओ, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर हो गया? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ, सिंपैथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? आपके सामने शेर आ गया। अब जब आपके सामने शेर आ जाएगा तो आपकी पीपल डायलेट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, डर में कैसा हो जाता है? ऐसे हो जाता है। क्लियर हो गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, क्या आपके मुंह में पानी आएगा शेर को देख के? नहीं आएगा, तो ड्राई माउथ हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ, आप मुझे बताओ जरा, कहां पर? हार्ट पे और लंग्स पे। तो दोनों का आप मुझे बताओ जरा, जो दोनों का मैकेनिज्म जो फंक्शनिंग है वो स्पीड अप हो जाएगी, दोनों का मैकेनिज्म स्पीड अप हो जाएगी। क्लियर हो गया? हार्ट जल्दी जल्दी धड़कने लगेगा और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई होने लगेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब आ जाओ जीआईटी में। जीआईटी के सीक्रेशन बढ़ेंगे या जीआईटी के सीक्रेशन कम हो जाएंगे? जीआईटी के सीक्रेशन ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं शेर को देख के मुंह में पानी आया, इसको तो जो है वो बटर में जो है लहसुन मिला के, जो है मैं गार्लिक मिला के, गार्लिक का पेस्ट मिला के खाऊंगा, ऐसा तो कोई नहीं है। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आ जाओ।
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप मुझे बताना क्या हो जाएगा, बताइए जरा। नंबर 1 चालू, नंबर 2 बंद, नंबर 1 चालू, नंबर 2 बंद। क्लियर हो गया। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ जाओ। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या शेर को देख के मैंने आपको कल बताया था कोई सीड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ में आ गया, कोई भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। चाहे कोई कितना भी खुद को टाइगर और टाइग्रेस समझता रहे, सामने शेर आ जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई। तो इसका मतलब इस ड्यूरेशन में आप मुझे बताओ, क्या इरेक्शन होगा? नहीं। क्या इस ड्यूरेशन में वजाइनल सिक्रीशन होगा? नहीं। लेकिन इस ड्यूरेशन में एक चीज हो जाती है, इस ड्यूरेशन में एक चीज हो जाती है, और वो क्या हो जाती है टेंस्ट में? इजैक्यूलेशन। समझ में आ गया? इजैक्यूलेशन। क्लियर हो गया। ये चीज हो जाती है, इजैक्यूलेशन हो जाती है। क्लियर हो गया। इसीलिए मान लो फियर की वजह से यदि किसी की डेथ हुई है, यदि मान लो किसी पर्सन की फियर की वजह से डेथ हुई है, हार्ट अटैक की वजह से, फियर की वजह से डेथ हुई है, और यदि पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, तो जनरली क्या करते हैं, उसके अंडरगारमेंट मैन जो है उसके चेक करते हैं। क्या रीजन होता है उसमें? चेक करते हैं कि यदि इजैकुलेशन हुआ है तो इसका मतलब वो फियरफुल कंडीशन में उसकी डेथ हुई है। उसकी कौन सी कंडीशन में डेथ हुई है? फियरफुल कंडीशन में। मतलब वो एकदम से घबरा गया, एकदम से डर गया, और ऐसी कंडीशन में उसकी डेथ हुई है। ये रिप्रेजेंट करता है, आप मुझे बताओ कौन रिप्रेजेंट करेगा? इजैकुलेशन। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? दूसरी तरफ आराम से तुम सोफे पे पड़े हुए हो, दूसरी तरफ आराम से तुम सोफे पे पड़े हुए हो, आराम से बढ़िया ऐसे आप मुझे बताओ, आंखें छोटी छोटी करके पड़े हुए हो। उसके बाद आप मुझे बताओ, भूख भी लग रही है, मुंह में पानी भी आ रहा है, जीआईटी का सिक्रीशन चालू, आराम से तुम अजगर की तरह पड़े हुए हो, तो हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब बिल्कुल कम है। जीआईटी सिक्रीशन तुमको पूरे टाइम एक ही काम लगता है, ठूसना ठूसना। क्लियर हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ, नंबर 2 चालू रहेगी, नंबर 2 चालू रहेगी। क्लियर हो गया। आपने कई बार देखा होगा, इवन एग्जाम देने के जाने के पहले भी आप मुझे बताओ, टॉयलेट लगती है ना भाई, टॉयलेट लग जाती है, चलो एक बार तो टॉयलेट चले ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक चालू हो जाता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में नंबर 2 की फीलिंग आ जाएगी। क्लियर हो गया। और आराम से पड़े हुए अब तुमको जो है वो आप मुझे बताओ सिडक्टिव थॉट्स आएंगे, तो जो भी उसके इरेक्शन आप मुझे बताओ, वजाइनल सिक्रीशन, ये सब कब होंगे? पैरासिम्पैथेटिक में, नॉट इन अ सिंपैथेटिक। किसमें हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? पैरासिम्पैथेटिक में। तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। यदि आपको ये याद रहा ना, तो कॉलेज में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा लिख सकते हो इसके ऊपर, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक। एक एक चीज का मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज का मैंने आपको ऊपर से लेके नीचे तक का बता दिया। तो सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताइए। क्लियर हो गया। मैन में सिंपैथेटिक में इजैकुलेशन हो जाता है, और फीमेल में वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, बिल्कुल उसकी जो स्मूथ मसल होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये दो फाइंडिंग सजेस्ट करती हैं कि पर्सन की जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है। कहीं फियरफुल कंडीशन में, फियर में, एकदम से डर की वजह से तो नहीं हुई। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। सोमैटिक आप मुझे बताओ कैसा हो जाएगा? वॉलेंट्री। सोमैटिक कैसा हो जाएगा? वॉलेंट्री। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? विपिन सैनी को इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाए। समझ में आ गया है? कुछ ज्यादा ही समझदार है, कुछ ज्यादा ही समझदार है। इतने समझदार बच्चों की हमको जरूरत नहीं है। ब्लॉक हिम इमीडिएटली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं। तो मैं ऐसे साइड में ऐसे खड़ा हुआ हूं, तो सबसे पहले ब्रेन, और आप मुझे बताओ स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सभी को बन जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताइए जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ब्रेन का सबसे आगे वाला पार्ट, सबसे आगे वाला पार्ट, इसको हम एंटीरियर, ये एंटीरियर रीजन कहलाता है, आपको पता है। ये नीचे वाला पोस्टीरियर रीजन कहलाता है। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ जरा, पीछे वाला डॉर्सल, आगे वाला वेंट्रल। क्लियर हो गया? इस तरीके से होता है अरेंजमेंट। तो अब आप मुझे बताना कि सबसे आगे जो आएगा उसको क्या बोल देंगे? फोर ब्रेन। उसके बाद कौन आ जाएगा? मिड ब्रेन। छोटा सा होता है मिड ब्रेन। और उसके बाद कौन हो जाएगा? हाइंड ब्रेन। कौन हो जाएगा? हाइंड ब्रेन। क्लियर हो गया? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ जरा, फोर ब्रेन आप मुझे बताओ, मेन ब्रेन, इसी को हम सेरिब्रम बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, दिस इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। सभी को क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, जो छोटा सा ब्रेन है, छोटा दिमाग जिसको बोल देते हैं, छोटा दिमाग बोल देते हैं,
आप मुझे बताओ, पूरा ऐसे जूडे, जहां जूड़ा बनाती है ना, यहां पर इस तरीके से आप देखो, यहां पर इस जगह पर होता है, इसको हम बोल देते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम एल आ गया, इट रिप्रेजेंट लिटिल ब्रेन, इट रिप्रेजेंट लिटिल ब्रेन, इट रिप्रेजेंट लिटिल ब्रेन बन जाएगा। अब मुझे बताओ, इस ब्रेन को, इस सेरिब्रम को इस सेरिबेलम से कनेक्ट करने का काम पोन्स कर रहा है। पोन्स का मतलब होता है ब्रिज, पोन्स का मतलब होता है ब्रिज, पोन्स का मतलब होता है ब्रिज। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको कल भी बताया था कि मिड ब्रेन एक्चुअली में बाद में डिस्कवर हुआ है, पहले ये ऐसा माना जाता था कि इट वॉज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम, तो इसीलिए पोन्स नाम पड़ा कि पोन्स का काम है सेरिब्रम को सेरिबेलम से जोड़ना, सेरिब्रम को सेरिबेलम से जोड़ना, सेरिब्रम को सेरिबेलम से जोड़ना। अरे बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ मेड्यूला क्या आ जाएगा? मेड्यूला, और मेड्यूला के बाद नीचे क्या आ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो मेड्यूला क्या कर रहा है आप मुझे बताओ जरा? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है। सो द पार्ट विच कनेक्ट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज मेड्यूला। क्या बोल देंगे उसको? मेड्यूला। इसीलिए इसको मेड्यूला बोल देते हैं। जो मिडिल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में है उसको हम क्या बोल देंगे? मेड्यूला। अरे सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा, अब आप मुझे बताना जरा, राइट हेमिस्फीयर विल कंट्रोल लेफ्ट बॉडी पार्ट, लेफ्ट हेमिस्फीयर विल कंट्रोल राइट बॉडी पार्ट। सभी को क्लियर हो गया? अब इनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का काम, इनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करेगा? सेरिबेलम। कौन करेगा? सेरिबेलम। इसके अलावा एक और होता है, याद है ना? थैलेमस। कल मैंने आपको दिखाया भी था, जब हम पढ़ेंगे तो हम जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो कंट्रोल राइट बॉडी पार्ट्स, कंट्रोल लेफ्ट, और कोऑर्डिनेट करने का काम सेरिबेलम। क्या हो गया? सेरिबेलम। इसीलिए आपने एक चीज देखी होगी, आपने गार्डन में आपने एक झूला देखा होगा, कॉमनली एक झूला होता ही है मैरी गो राउंड, ऐसे घूमने वाला। देखा है आपने? मैरी गो राउंड एक ऐसा झूला होता है, आपने देखा होगा, वो होता ही होता है। आपने कभी सोचा कि आखिर वो झूला क्यों होता है? आपने कभी सोचा कि वो झूला क्यों होता है? जो बच्चे उस झूले पे बचपन में नहीं जाते हैं, आप देखना उनको उनको हमेशा 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 उनको ट्रेवल सिकनेस, मोशन सिकनेस, कार में बैठेंगे उल्टी आएगी, बस में बैठेंगे आप मुझे बताओ वॉमिटिंग वगैरह की फीलिंग आएगी। तो ऐसे वो लोग होते हैं जिनका सेरिबेलम जो होता है, क्योंकि बचपन में देखो, बचपन में क्या है, जब बच्चे को ऐसे खड़ा कर दिया, धीरे धीरे घुमा रहे हैं, तो सेरिबेलम क्या कर रहा है? सेरिबेलम और वेस्टिबुलर ऑपरेटस, ये दोनों सिचुएशन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बॉडी की पोजीशन को, कोऑर्डिनेशन को, इन सभी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? और धीरे 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 ये इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि जम जम के भी घुमाओ तो उल्टी नहीं होती, फिर आप कैसे भी रास्ते से जाओ वॉमिटिंग नहीं होती। लेकिन यदि उस झूले में कोई बच्चा नहीं गया, उस झूले में कोई बच्चा नहीं गया, या फिर आपने देखा होगा एक आप मुझे बताओ जरा, एक गेम बहुत ही कॉमन होता है, कॉमन समझ लो, एक गेम बड़ा ही कॉमन होता है, और वो कॉमन गेम का नाम क्या है? गोल गोल रानी, इत्ता इत्ता पानी। देखा है कि नहीं देखा? इस तरीके से ऐसे घूमने वाला। क्लियर हो गया? तो क्यों ये गेम बनाया गया है? ये गेम बनाया गया है सेरिबेलम और वेस्टिबुलर ऑपरेटस। सेरिबेलम और वेस्टिबुलर ऑपरेटस, ये दोनों ऑपरेटस क्या करें? जिससे कि बैलेंसिंग सीख जाए। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, पहली बार में गिर जाते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, एक हाथ छोड़ के, दो हाथ छोड़ के, एक पैर छोड़ के, होता है कि नहीं? वो चलाने लगते हो कि नहीं चलाने लगते? तो इसी तरीके से ये गेम्स जो हैं ये सिखाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, फिजिकल एक्टिविटीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन मेंटल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की मदद से ब्रेन में स्ट्रेंथ आती है, ब्रेन में कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। आप एक भी पर्सन देख लेना जो डांस करते हैं, मैं आपको और अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द डांस, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द डांस। क्लियर हो गया? आप देखो, एक हाथ ऐसा जा रहा है, दूसरा हाथ ऐसे जा रहा है, तो आप देखो जरा, यहां पर राइट और लेफ्ट जो है वो क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, उनको कोऑर्डिनेट कराने का काम सेरिबेलम कर रहा है। इसीलिए आप देखना, जो पर्सन इवन बचपन से डांस करते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी हमेशा, उनका आईक्यू लेवल हमेशा ज्यादा होता है।
इसीलिए भरतनाट्यम इतना फेमस है। और आप किसी भी भरतनाट्यम के डांसर से आप मिल लेना, उसका आईक्यू लेवल हमेशा ज्यादा मिलेगा, हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भरतनाट्यम वो डांस है जो सारे डांस का आप समझ लो ओरिजिन वहीं से हुआ है, भरतनाट्यम से। क्लियर हो गया? दिस इज द मोस्ट, आप ये समझ लो सबसे ज्यादा, आप ये समझना हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन है भरतनाट्यम। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने देखा होगा आंखों से ऐसे ऐसे करने वाला एक डांस होता है, ऐसे ऐसे करने वाला डांस होता है। तो ये सभी क्या सिखाते हैं? दे ऑल टीचर्स कोऑर्डिनेशन। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि कम से कम आप लोग 40 मिनट खेला करो, और यदि नहीं खेल रहे हो तो रूम अपना बंद करो, गाने चालू करो, आधा घंटे जो है वो डांस करो। समझ में आ गया? आधा घंटे जो है और ज्यादा है, खुद का अच्छा नहीं लगता तो लाइट भी बंद कर दो, बस हाथ पैर मत तोड़वा लेना, ठीक है? कि पता चले बोलो सर कोऑर्डिनेशन, सर कंट्रोल, ये देखो सर ऐसी हो गई कोऑर्डिनेशन, ठीक है? ऐसा मत बोलना फिर। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो सर जल्दी से। भरतनाट्यम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो। क्लियर हो गया? तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बताइए, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया? सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलिए जरा जल्दी से। चलो जरा, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक सिंपल सा एक सेंटेंस है। रोता हुआ इंसान नाच सकता है, लेकिन नाचता हुआ इंसान कभी रो नहीं सकता। यदि पर्सन नाच रहा है तो कभी वो चाह के भी नहीं रो सकता। क्लियर हो गया? ये आप करके देख लेना, क्लियर हो गया? तो इसीलिए यदि डिप्रेशन को दूर भगाना है तो बेस्ट वे है डांस। क्लियर हो गया? बेस्ट वे क्या है? डांस। क्लियर हो गया? सर आप इतने डिप्रेस हो, आई एम नॉट डिप्रेस, मैं डिप्रेस नहीं हूं। समझ में आ गया? मैं डिप्रेस नहीं हूं, मुझे उसकी चीजों ने, उसकी यादों ने, उसकी चीजों ने मुझे बांध के रखा हुआ है। समझ में आ गया? आई एम स्टक, आई एम नॉट डिप्रेस। समझ में आ गया? मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, आई एम नॉट इन अ कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? आई एम इन अ स्टेट ऑफ डिफरेंट थिंग, मैं दूसरे उसमें हूं। क्लियर हो गया? तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को, इनको भी कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। कौन करता है आप मुझे बताओ जरा? कॉर्पस कैलोसम कौन करता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। कॉर्पस कैलोसम फाइबर्स जो क्या कर रहे हैं? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टू हेमिस्फीयर। अब मुझे बताना जरा, यहां पर देखो ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम के बिल्कुल अंदर तरफ, सेरिब्रम के अंदर तरफ मैंने आपको बताया था कि ये थैलेमस है, और इसी थैलेमस के चारों तरफ इस तरीके से आप मुझे बताओ सेरिब्रम को रैप किया हुआ है। सेरिब्रम को क्या किया हुआ है? रैप किया हुआ है। सेरिब्रम को रैप किया हुआ है। आप इस तरीके से समझना, जैसे मान लो ये सपोज करो ये मेरा हाथ क्या है? ये मेरा हाथ क्या है? आप मुझे बताओ थैलेमस। इस थैलेमस के चारों तरफ इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा, ये रैपिंग की गई है, ये क्या है? दिस इज अ सेरिब्रम। ब्रेन ऐसा ही हो जाता है यदि उसको चाहें तो हम। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। थैलेमस, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आगे बताऊंगा, पहले नाम तो याद रख लो। अब इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में पीछे तरफ, मिड ब्रेन में डॉर्सल सरफेस पर 4 स्वेलिंग होती है। क्या होती है आप मुझे बताओ जरा? 4 स्वेलिंग होती हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। इसको बोल देते हैं आप मुझे बताओ, जो 2 ऊपर वाली है उसको बोल देंगे सुपीरियर कॉलिकुलस, और जो 2 नीचे वाली है उसको बोल देंगे इंफीरियर कॉलिकुलस। और मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर आपका फेस पे ध्यान किस पे जाता है? आंखों पे जाता है। किस पे जाता है? आंखों पे। तो सुपीरियर कॉलिकुलस कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्स एंड इंफीरियर कॉलिकुलस कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? आप बन जाएगा, आगे बढ़ जाए। फ्लैश मेमोरी, इट विल कंट्रोल फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। आगे आ जाइए। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर 4 स्वेलिंग है, इसको क्या बोल देंगे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोल देंगे इसको? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोल देंगे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आगे आ जाइए। अब देखो जरा, यहां पर देखना फोर ब्रेन है,
फोर ब्रेन के अंदर ही थैलेमस है, उसके बाद मिड ब्रेन है, और उसके बाद आप मुझे बताओ पोन्स मेड्यूला। और यहां पर आप देखो पोन्स से जुड़ा हुआ एक पार्ट ऐसे लटक रहा है, पोन्स से जुड़ा हुआ पार्ट एक लटक रहा है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेरिबेलम। क्या बोलेंगे? सेरिबेलम। अब मुझे बताओ, आप जरा एक बात जरा ध्यान से, आप अपनी मम्मी को ही देखना, आप मुझे बताओ यहां पर उनके बाल सीधे होते हैं, और यहां पर यदि उनने जूड़ा बना लिया तो काफी ज्यादा ऐसे गोल घूम जाते हैं। गोल घूमने को कॉन्वोल्यूटेड बोल देते हैं। जैसे मान लो ये है, और इसको मान लो मैंने इस तरीके से ऐसे ऐसे गोल 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 घुमा दिया, तो तभी जाके ऐसे जूड़ा बनता है, तो कॉन्व्यूलेटेड। तो आप मुझे बताओ जरा, कौन ज्यादा कॉन्व्यूलेटेड, कौन ज्यादा घुमा हुआ होता है? सेरिबेलम। कौन ज्यादा कॉन्व्यूलेटेड होता है? सेरिबेलम। आप देखो जरा, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि आप मुझे बताओ जरा, रैपिंग जो है आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, रैपिंग जो है वो प्रेजेंट है किसमें? आप मुझे बताओ जरा, रैपिंग प्रेजेंट है सेरिब्रम में भी, और रैपिंग प्रेजेंट है सेरिबेलम में भी। अब आप देखना, रैपिंग यदि सेरिब्रम में है तो वो इस तरीके से, मान लो रैप कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, इस तरीके से। क्लियर हो गया? लेकिन यदि मैं सेरिबेलम की बात करूं तो सेरिबेलम और ज्यादा कॉन्व्यूलेटेड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना ज्यादा इसमें क्या हो जाता है? मुझे बताओ, कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होती है। क्या होती है? कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होती है। क्लियर हो गया? अरे सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे तब तक आप इसको याद नहीं रख पाओगे। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट पोन्स मेड्यूला एंड सेरिबेलम है। क्लियर हो गया? अब देखो, हाइंड ब्रेन और ब्रेन स्टेम, इनमें दो चीजें कॉमन है, पोन्स मेड्यूला, लेकिन हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम है। और आप मुझे बताओ, ब्रेन स्टेम का पार्ट कौन है? मेड्यूला। कौन है? आप मुझे, सॉरी, मिड ब्रेन। कौन है? मिड ब्रेन। क्लियर हो गया? यहां पर देख के गलती से बोल दिया मिड ब्रेन, तो ये आपको बन जाएगा, मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, बट सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरोनल टिश्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा, न्यूरोनल टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो न्यूरल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, न्यूरॉन और ग्लायल सेल। ग्लायल सेल आर कनेक्टिव टिश्यू सेल, और न्यूरॉन्स क्या है? मेन फंक्शनल सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, आर कॉल्ड एज, बताओ जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे उसको? हम क्या बोलेंगे? फटाफट आप मुझे बताइए। आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स। बन जाएगा। आगे आ जाइए। ये मैंने न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाया, तो ये देखो जरा, ये जो कान है इसके डेंड्राइट्स हैं, कान से वो रिसीव करेगा। मुझे बताओ, क्या आपने देखा चूहे ने कान से उठा के चीज खा लिया? कान से ऐसे चीज उठाया और खा लिया, ऐसा तो नहीं होगा। वो कान से सेंसेशन रिसीव करेगा। तो डेंड्राइट्स ऑलवेज रिसीव सिग्नल, और यहां पर भेज देंगे सेल बॉडी में। कहां पर भेज देंगे? सेल बॉडी में। सेल बॉडी में। क्लियर हो गया? अब ये सेल बॉडी क्या करेगी? आप मुझे बताओ जरा, इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये इसको इंटीग्रेट करेगा सारी इंफॉर्मेशन को, और एक एक्सॉन के थ्रू इसको आगे ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज अ एक्सॉन, तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी या फिर सोमा, अब आप इस बात को जरा ध्यान से समझना, ये डायग्राम मैं आपको एक बार और बना रहा हूं, आप मुझे बताओ, टेल को यहां पर मैंने व्हाइट कलर का बना दिया, आगे बताऊंगा इसका व्हाइट कलर क्यों हो जाता है। आपको ऐसे नहीं लग रहा? चूहे की पूंछ आपने अलग कलर की देखी है? नहीं देखी, लेकिन क्या हो जाता है, मान लो हमने चूहे की पूंछ जो है वो पेंट कर दी, तो यहां पर ये जो पेंटिंग है ना, वो माइलिन शीट से हो जाती है। किससे हो जाती है? माइलिन शीट से हो जाती है। तो इस माइलिन शीट की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट। कैसा हो जाता है इसका? व्हाइट। अरे सभी को क्लियर हो गया? इसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट। अरे बोलिए जरा जल्दी से, इसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार और बना के बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, अब देखो जरा, चूहे को बना रहा हूं इस तरीके से, ये देखो जरा, अब आपको मालूम है ये इसके क्या बने हुए हैं? आप मुझे बताओ जरा। दीज आर डेंड्राइट्स, दोनों एक ही कलर के होते हैं,
दोनों एक ही कल गई। अरे यार रात को बहुत ज्यादा लेट पहुंचा था, एक्चुअली फ्लाइट लेट हो गई थी तो बहुत लेट पहुंचा, फिर काफी लेट घर पहुंचा, तो फिर सोते सोते काफी लेट हो गए तो उठा मैं थोड़ा सा लेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए यहां पर हमने किसकी बात करी थी, ये याद है? दिस इज अ सेल बॉडी और सोमा, दिस इज अ एक्सॉन, दिस इज अ एक्सॉन। और ये जो इसके कान है ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? डेंड्राइट्स। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना ये सेल बॉडी जो है इसी का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल बॉडी क्या बनाएगा? ग्रे मैटर। अब आखिर इसको ग्रे कलर आता किसकी वजह से है? ये ग्रे कलर आता है किसकी वजह से आप मुझे बताओ जरा? नीजल्स ग्रैन्यूल्स की वजह से। क्लियर हो गया? किसकी वजह से? नीजल्स ग्रैन्यूल्स की वजह से। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सॉन with myelin sheath is white color because myelin sheath provide white color। myelin sheath क्या प्रोवाइड करती है? व्हाइट कलर प्रोवाइड करती है। क्या करती है? व्हाइट कलर प्रोवाइड करती है। क्लियर हो जाएगा? सभी को क्लियर हो गया? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ब्रेन। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ब्रेन। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यदि हम ब्रेन ले रहे हैं तो आप देखो जरा यहां पर ये ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ ग्रे मैटर है। इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा ये क्या है? दीज आर द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। क्लियर हो गया? इसी को आगे जाके हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। क्लियर हो गया? इसी ग्रे मैटर को ही कॉर्टेक्स बोला जाता है। अब आप मुझे बताओ जब चूहे यहां लगा दिए थे उनकी पूंछ बीच में आ जाएगी? भाई उनकी पूंछ कहां पर आ जाएगी? बीच में आ जाएगी। और ये जो उनकी पूंछ है ये क्या बनाएगी? व्हाइट मैटर। अब आप देखना जरा स्पाइनल कॉर्ड में इसका जस्ट उल्टा होता है। सेंटर में आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होता है? ग्रे मैटर। और पेरीफेरी पर क्या प्रेजेंट होता है? व्हाइट मैटर। तो ये सभी को क्लियर है? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा ये मैंने बनाया था न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में आप मुझे बताओ ये मैंने क्या बनाया था? डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। क्लियर हो गया? ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? डेंड्राइट्स। इसी डेंड्राइट्स की मदद से ये सिग्नल को रिसीव करता है थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन से। क्लियर हो गया? ये क्या करता है? सिग्नल को कलेक्ट करता है। बन जाएगा? अब आप मुझे बताना जरा यहां पर क्या प्रेजेंट है? नीजल्स ग्रैन्यूल्स। तो मुझे बताओ नीजल्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। नीजल्स ग्रैन्यूल्स आरईआर हैं। क्लियर हो गया? फ्री राइबोसोम भी है और एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। अब आप मुझे बताओ ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। फ्री राइबोसोम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन स्टेनिंग बाय नीजल्स डाई और बाय नीजल्स डाई और स्टेन दे अपीयर ग्रे। क्लियर हो गया? तो ये नेचुरली ग्रे कलर के नहीं होते, लेकिन जब इनको स्टेन किया जाए और देखा जाए किसकी मदद से आप मुझे बताओ जरा? माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो ये ग्रे अपीयर होते हैं। तो सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, आगे बढ़ जाए। अब देखो जरा ये एक्सॉन है और इसके चारों तरफ माइलिन है जिसकी वजह से व्हाइट दिखाई देगा। क्लियर हो गया? ये क्या है? यहां से आगे सिनेप्स बनाएगा तो इनको सिनेप्टिक नॉब बोल देते हैं। क्लियर है? आगे आ जाइए। Dendrites and cell bodies appear gray in color due to presence of Nielsen's granules, which on staining gave gray color. Axons are white in color, presence of myelin sheath and absence of Nielsen's granules. तो याद रखना एक्सॉन्स के अंदर Nielsen's granules नहीं होते। It is very important question। एक बार जरा इसको टाइप कर दो। तो आप मुझे बताओ जरा एक्सॉन्स डज नॉट हैव Nielsen's granule। टाइप करो जरा एक बार, सभी लोग टाइप करो एक बार जरा, सभी लोग टाइप करो कि एक्सॉन्स डू नॉट हैव Nielsen's granules। बन जाएगा एक्सॉन्स डू नॉट हैव Nielsen's granule। क्लियर हो गया? बस लगे हुए हैं बेटा। एक बच्चा पूछ रहा था क्या हुआ, कुछ पता चला? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, चीजें तो डेफिनेटली पता चलेंगी, कोई भी चीज छुपती नहीं है। समझ में आ गया? तो पता जरूर चलेगा, धीरे 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 करके जो है वो पता जरूर चलेगा। क्लियर हो गया? तो उसके लिए मुझे शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक में या इस वीक में वापस जाना पड़े। क्लियर हो गया? तो अभी मुझे पता नहीं है। क्लियर हो गया? वापस जाना पड़े, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ एक बार, सभी लोग टाइप करो। एक्सॉन्स डू नॉट हैव Nielsen's granules। एक्सॉन्स डू नॉट हैव Nielsen's granules। बन जाएगा? Nielsen साइंटिस्ट का नाम है। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर आप देखो ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, और आप मुझे बताओ जरा एक्सॉन हिलक कहां पे प्रेजेंट होता है? सेल बॉडी और एक्सॉन के जंक्शन पर। कहां पे प्रेजेंट होता है? इसके जंक्शन पर। और इसकी मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं न्यूरी लेमा। क्या बोल देते हैं? न्यूरी लेमा। फिर से आप मुझे बताइए जरा, इसको क्या बोल देते हैं? न्यूरी लेमा। क्या बोल देते हैं इसको? न्यूरी लेमा। बन जाएगा? क्या बोलेंगे? न्यूरी लेमा।
क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, न्यूरिलेमा, क्या बोलेंगे इसको, न्यूरिलेमा। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, इसको क्या बोल देंगे, एक्सोप्लाज्म। क्लियर हो गया। आज हम पढ़ेंगे नर्व कंडक्शन के बारे में। क्लियर है। अब आप मुझे आज बताइए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो सेल बॉडी और सोमा, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। तो मुझे बताओ इट इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर, रिसीव सिग्नल फ्रॉम डेंड्राइट्स, नीजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मुझे बताओ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस के इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ, न्यूक्लियाई। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन पीएनएस इज कॉल्ड गैंग्लियन और गैंग्लिया। क्लियर हो गया। तो देखो याद रखना बहुत आसान है, इसमें भी आप मुझे बताइए सी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, सी। तो आप मुझे बताओ सीएनएस वाली चीजों में सी आएगा। देखो इसमें कहीं सी है, नहीं है। अब आप देखो जरा यहां पर, आप देखो इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। सो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस इज कॉल्ड ट्रैक एंड कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, नर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, नर्व बोलेंगे। सभी को क्लियर हो गया, सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या हम आगे बढ़ जाएं। अब मुझे बताओ डेंड्राइट सेंड सिग्नल टू सेल बॉडी, ये सिग्नल सेल बॉडी को भेजता है। इसमें भी नीजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, यहां नीजल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है। रिले और ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम सेल बॉडी, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक बार आप जरा जल्दी से, तो यहां पर सिंपल सा है, तो आप मुझे बताओ सी वाला कहां जाएगा, सीएनएस में। सी वाला कहां पर जाएगा, सीएनएस में। सी वाला कहां जाएगा, सीएनएस में। तो मुझे बताओ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस इज कॉल्ड ट्रैक, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस इज कॉल्ड नर्व, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस इज कॉल्ड ट्रैक, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस इज कॉल्ड नर्व। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ यदि आपसे कोई डॉक्टर बोल रहा है कि नर्व डैमेज हो गई है, तो इसका मतलब वो पीएनएस की बात कर रहा है, सीएनएस की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट पीएनएस। यदि वो बोल रहा है ट्रैक, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ट्रैक, इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट सीएनएस। वो किसकी बात कर रहा है, सीएनएस की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। collection of cell bodies in CNS is called nuclei and PNS is called ganglion बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या हम आगे बढ़ जाएं, बोलो जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताना जरा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताना ये जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, यहां पर आप देखो बहुत सारे रास्ते से आ रहा है, एक रास्ते से जा रहा है। देखो जाने वाला रास्ता हमेशा एक ही होगा, लेकिन बहुत सारे रास्तों से ये कनेक्ट है, तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाएगा। समझ में आ गया। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, एक से आ रहा है, एक से जा रहा है, मतलब टोटल कनेक्टेड कितनी जगह से, दो रास्तों से, तो ये बाइपोलर कहलाएगा। ऐसे न्यूरॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, आई और ईयर में। कहां प्रेजेंट होते हैं, आई और ईयर में। अब मुझे बताओ जरा, इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, ओनली एक्सॉन है, यूनिपोलर न्यूरॉन, इसको बोल देते हैं। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। क्लियर हो गया। कहां प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। और एम्ब्रियोनिक लाइफ में इतना नर्व कंडक्शन की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब आप मुझे बताओ जरा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ये आप जरा ध्यान से देखना जरा, ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है, यही बाइपोलर न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, आप मुझे बताओ, ये और ये फ्यूज हो जाते हैं। जब ये और ये फ्यूज हो जाएंगे, सेल बॉडी यहां पर ऐसे हट जाएगी। क्लियर हो गया। सेल बॉडी यहां पर ऐसे हट जाएगी, ये दोनों ऐसे फ्यूज हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ऐसे फ्यूज हो गए। तो आप मुझे बताना जरा, एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है, तो होना तो चाहिए, आप मुझे बताओ जरा इसको बाइपोलर। लेकिन आप मुझे बताओ, सोमा में जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर फ्यूज्ड, तो इसको क्या बोल देंगे, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। और ऐसे न्यूरॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, पीएनएस में। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो बताओ, आगे बढ़ जाएं। ये देखो जरा, मैंने एक एक बताया था, सेल बॉडी कनेक्टेड टू मैनी पाथ, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन। सेल बॉडी इज कनेक्टेड टू टू पाथ, बाइपोलर न्यूरॉन। आप मुझे बताओ, सेल बॉडी इज ओनली कनेक्टेड टू वन पाथ, यूनिपोलर न्यूरॉन। आप मुझे बताओ, मैनी बाइपोलर न्यूरॉन और ऑल्सो प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। और आप मुझे बताओ, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन फ्यूज टू फॉर्म स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बन जाएगा। आगे आ जाइए। कनेक्टिव टिश्यू सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, हमने किसकी बात करी थी, इनको ग्लाइल सेल बोल देते हैं। अब भाई सीएनएस में भी होंगे, पीएनएस में भी होंगे। तो सीएनएस में आप देखना जरा, एक तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट हो गया, एक स्वान सेल हो गया, एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट हो गया और एक स्वान सेल हो गया। क्लियर हो गया। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, माइलिन शीथ बनाता है सीएनएस में, और स्वान सेल क्या करते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं पीएनएस में। इसके अलावा चार सेल होते हैं, एस्ट्रोसाइट,
नाम ही बता रहा है एस्ट्रोसाइट्स, मतलब कैसे हो जाएंगे स्टार जैसे। माइक्रोग्लियल सेल एंड एपेंडाइमल सेल, कैसे सेल हो जाएंगे एपेंडाइमल सेल। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, कैसे हो जाएंगे एपेंडाइमल सेल। और यहां पर होते हैं सैटेलाइट सेल। तो जरा इनको 4-5 बार लिख लो, जरा इसको 4-5 बार लिख लो जिससे आपको थोड़ा सा याद हो जाए। क्लियर हो गया। सीएनएस में कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, एपेंडाइमल सेल। फिर मैं अभी चारों के फंक्शन बताता हूं और इसके फंक्शन बताता हूं। पहले इसको एक बार लिख लो जरा जल्दी से, एक क्या 3-4 बार लिख लो। तो मुझे बताओ, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीक्रेट माइलिन शीथ एंड कवर एक्सॉन इन सीएनएस। मुझे बताओ हम क्या बोल रहे हैं, सीक्रेट माइलिन शीथ एंड कवर एक्सॉन इन सीएनएस। और कैसे कवर करता है, देखो वन ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन कवर मैनी न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स को कवर करता है। समझ में आ गया, बहुत सारे न्यूरॉन्स को ये कवर करता है। और ये क्या सीक्रेट करता है, इट इज सीक्रेटिंग माइलिन शीथ। क्या सीक्रेट करता है, माइलिन शीथ बन जाएगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, सीक्रेट माइलिन शीथ एंड कवर एक्सॉन इन पीएनएस, लेकिन यहां पर एक एक्सॉन को ही बस कवर कर रहा है। ये देखो जरा, ये इसने क्या कर लिया, एक एक्सॉन को ही कवर किया हुआ है। तो यहां पर आप मुझे बताना, वन स्वान सेल कैन ओनली कवर वन एक्सॉन, वन स्वान सेल कैन ओनली कवर वन स्वान बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये किस पर्सपेक्ट में, ये चीज आपको समझ में आ गई ना, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे बताओ। अब आप मुझे बताना जरा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सीक्रेट माइलिन शीथ इन सीएनएस, स्वान सेल इज सीक्रेटिंग माइलिन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन इन पीएनएस। समझ में आ गया, कहां पर आप मुझे बताओ, माइलिनेटेड न्यूरॉन इन पीएनएस। ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ऑल्सो कवर्ड बाय स्वान सेल बट दे डू नॉट फॉर्म माइलिन, बट ये माइलिन को नहीं बनाते। बट दे डू नॉट फॉर्म माइलिन, बट दे डू नॉट फॉर्म माइलिन, बट दे डू नॉट फॉर्म माइलिन, बट ये माइलिन को नहीं बनाते। बट दे डू नॉट फॉर्म माइलिन, बट दे डू नॉट फॉर्म माइलिन बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर मैंने आपको बात करी थी किसकी, न्यूरीलेमा की। तो आप देखो जरा, ये जो ये आप मुझे बताओ, जो स्वान सेल हैं, इनकी मेम्ब्रेन को न्यूरीलेमा बोल देते हैं। क्लियर हो गया, इनकी मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं, न्यूरीलेमा। और एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा, एक्सोलेमा बन जाएगा। और जो बीच बीच में गैप है उसको क्या बोल देते हैं, गैप वेयर माइलिन शीथ एब्सेंट, क्या बोल देंगे, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, नोड ऑफ रेनवियर। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। टेलीग्राम पर लाइव है, कौन से चैनल पे लाइव है बेटा, बेटा स्ट्राइक मारा करो, खूब स्ट्राइक मारा करो। देखो ये वो लोग हैं जो, मतलब आप इस बात को समझना कि वो इसलिए ऐसा नहीं कर रहे कि वो लोगों का भला चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा प्राइस है 799 है और पूरे साल भर का है, तो इट इज बेयरली मिनिमम प्राइस। आप यदि इसको टोटल आप मुझे बताओ, ऑलमोस्ट 12 मंथ हम पढ़ेंगे, तो 12 मंथ में आप जरा इसको डिवाइड करो जरा, 12 मंथ में जरा डिवाइड करो, कितने रुपए पर मंथ से हो रहा है, आप खुद ही मुझे बताओ जरा। मुश्किल से 55 रुपीज पर मंथ। समझ में आ गया, 55 रुपीज पर मंथ। तो क्या आपके पास, आप मुझे बताओ जरा, क्या लोगों के पास 55 रुपए जो है वो पर मंथ खर्च करने के लिए नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं। समझ में आ रहा है, डेफिनेटली होते हैं। तो कोई यदि ये बोल के लीक करे, ये बोल के लीक करे कि वो लोगों का भला कर रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। एक्चुअली में उसका इंटेंशन ये है, उसका इंटेंशन ये है कि एडमिशन कम हो पाए। समझ में आ गया, एडमिशन कम हो पाए। और इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया, कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो ये चाहते हैं कि कॉम्पिटिटर्स कोई भी एक नया खड़ा ना हो पाए। समझ में आ गया, ये बेसिकली रीजन होता है। क्लियर हो गया, तो इस चीज का आप ध्यान रखा करो। तो मुझे मत बताया करो, सीधे उसमें स्ट्राइक मारते जाया करो। ठीक है, स्ट्राइक मारते जाया करो, मास लेवल पे स्ट्राइक मारते जाया करो। समझ में आ गया, 66 रुपीज, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैथ्स जो है वो यूज किए हुए काफी टाइम हो गया, तो आप मुझे बताओ 66 रुपीज। तो 66 रुपीज जो है वो पर मंथ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। 66 रुपीज तो कितना बेयर मिनिमम है। क्लियर हो गया। और यदि कोई बोले कि मैं इतना गरीब हूं, उतना गरीब हूं, इतना वो नहीं कर सकता, उतना नहीं कर सकता,
तो 66 रुपीज पर मंथ यदि कोई नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर तो मतलब वो किसी काम का भी नहीं है, ठीक है, वो किसी काम का भी नहीं है, बिल्कुल फैक्ट की बात है। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नोड ऑफ रेनवियर, गैप वेयर, माइलिन शीथ एब्सेंट। आगे बढ़ जाए। अब मुझे बताओ जरा, स्वान सेल की कवरिंग को न्यूरिलेमा बोल देते हैं, क्लियर हो गया, और एक्सॉन की कवरिंग को एक्सोलेमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक एक्सोलेमा बोल देते हैं। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? एक्सोलेमा बोल देंगे। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? एक्सोलेमा बोल देंगे। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, फटाफट फटाफट जरा मुझे बता दो। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक कॉमन डाउट बच्चों का थिंक है, जल्दी से मुझे बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद आप मुझे बताओ, हमने ग्लायल सेल की बात करी थी। ग्लायल सेल का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू सेल। किसकी बात कर रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू सेल। आप मुझे बताओ, सीएनएस में सबसे पहले थे ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो क्या बनाते हैं? फॉर्म माइलिन शीथ। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताओ, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म माइलिन शीथ। क्या फॉर्म करते हैं आप मुझे बताइए जरा? फॉर्म माइलिन शीथ। लिपिड की लेयर होती है। अब आप मुझे बताओ, किसकी बात कर रहे हैं? एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट स्टार शेप होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है आप मुझे बताइए जरा? इनका मेन काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। इनका मेन काम क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। क्लियर हो गया? इनका मेन काम क्या होता है मुझे बताइए जरा? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। क्या काम होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो माइक्रोग्लियल सेल। तो माइक्रोग्लियल सेल भी एस्ट्रोसाइट जैसे ही होते हैं, लेकिन उससे छोटे होते हैं, स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट। फैगोसाइटिक सेल सीएनएस में होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किससे? पैथोजन से। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? पैथोजन से। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, किसकी बात कर रहे हैं? एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल जो होते हैं, दे सीक्रेट सीएसएफ। दे सीक्रेट सीएसएफ। क्लियर हो गया? आज हम सीएसएफ के बारे में पढ़ेंगे। सीएसएफ कहां होता है, सीएसएफ क्या करता है, ये सब हम पढ़ेंगे आज सीएसएफ के बारे में। क्लियर हो गया? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर हो गया? सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, कनेक्टिव टिश्यू सेल इन सीएनएस। कनेक्टिव टिश्यू सेल इन सीएनएस। अब पीएनएस की बात कर रहे हैं। एक तो स्वान सेल हम बात कर चुके हैं। तो स्वान सेल आप मुझे बताओ क्या करते हैं? दे फॉर्म माइलिन शीथ। क्या करते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? दे फॉर्म माइलिन शीथ। दे फॉर्म माइलिन शीथ। ये क्या करते हैं जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? दे फॉर्म माइलिन शीथ। दे फॉर्म माइलिन शीथ। दे फॉर्म माइलिन शीथ। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? सैटेलाइट सेल। तो सैटेलाइट सेल का मेन फंक्शन क्या होता है आप मुझे बताओ? ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन, इसको पहुंचाएगा। दूसरा, इसको प्रोटेक्ट भी करेगा, और तीसरा, रिपेयर भी करता है। तो पीएनएस में जो सैटेलाइट सेल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है। इनमें क्या होती है आप मुझे बताओ जरा? रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है। इसीलिए कई बार आपके दिमाग में आया होगा, जैसे आपको चोट लग गई, कोई पार्ट मान लो ऐसे कट के अलग हो गया, फिर आप मुझे बताओ, जब उसके ऊपर टिश्यू आता है उसमें भी सेंसिटिविटी होती है, होती कि नहीं होती? तो आपके दिमाग में आता होगा, यार क्लास में तो सर ने पढ़ाया था कि बोले जो है न्यूरॉन्स में रिजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती, फिर यहां पर ये जो हो गए, यहां पर जो ये हो गए, ये कैसे रिजनरेट हो गए, कैसे रिजनरेट या रिपेयर हो गए? तो वो काम कौन करते हैं? सैटेलाइट सेल। बहुत कम होती है, लेकिन होती है। आप देखोगे बाकी एरिया और उस एरिया में सेंसिटिविटी में डिफरेंस होगा, बट होती है सेंसिटिविटी। क्लियर हो गया? तो ये सभी को पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया? रिपेयर न्यूरॉन्स। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, न्यूट्रल। न्यूट्रल चेंजेस आर नॉट सेपरेटेड। हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्जेस आर नॉट सेपरेटेड। तो चार्जेस यहां पर सेपरेट नहीं है, चार्जेस यहां पर सेपरेट नहीं है, चार्जेस यहां पर सेपरेट नहीं है, तो इसको बोल देंगे नॉन पोलर। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? नॉन पोलर। लेकिन मुझे बताओ, अब चार्जेस सेपरेट हो गए, चार्जेस आर सेपरेट, इसको बोल देंगे पोलर। चार्जेस आर सेपरेट, अब हम इसको क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? क्या बोल देंगे? पोलर। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना जरा, इन रेस्टिंग कंडीशन,
रेस्टिंग कंडीशन, आप मुझे बताओ, चार्जेस आर सेपरेट, सो दे आर प्रेजेंट इन पोलराइज्ड स्टेट, सो दे आर प्रेजेंट इन पोलराइज्ड स्टेट, दे आर प्रेजेंट इन पोलराइज्ड स्टेट, दे आर प्रेजेंट इन पोलराइज्ड स्टेट। सभी को क्लियर हो गया? दे आर प्रेजेंट इन पोलराइज्ड स्टेट, सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, ये एक्सोलेमा है, ये एक्सोप्लाज्म है, क्लियर हो गया? आप जानते हो। अब मुझे बताओ, इन रेस्टिंग कंडीशन इनसाइड एक्सोप्लाज्म नेगेटिव चार्ज है, आउटसाइड एक्सोप्लाज्म पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम चैनल, ये पोटेशियम चैनल। अब रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, आप मुझे बताइए, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सोडियम चैनल है क्लोज होते हैं। अब जब सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो सोडियम अंदर आ नहीं पाएंगे, सोडियम अंदर आ नहीं पाएंगे। अब आप मुझे बताओ, लेकिन पोटेशियम चैनल ओपन है तो पॉजिटिविटी अंदर आ नहीं पा रही लेकिन जा रही है, मतलब पैसे का आने का कोई साधन नहीं है लेकिन जा रहा है। मतलब तुम्हारी तरह, तुम मुझे बताओ, अभी कमा नहीं रहे हो लेकिन तुम खर्च कर रहे हो। सर अभी मेडिकल कॉलेज में आने दो, अभी देखो हम भैया दीदी बन के सब कमाएंगे, ठीक है? वहीं पर तुम अपना कर लोगे बंटा ढार अपना। जैसे ही तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर से पैसे आना शुरू हुए, तुम समझ लेना तुम्हारा जो है वो मेडिकल फील्ड और तुम्हारी लाइफ बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है? तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, बोलना अभी स्टार्ट कौन कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले। जब ये फाइनल ईयर और इंटर्नशिप तक पहुंचेंगे ना, तब इनको ये चीज रियलाइज होगी कि इनने कितनी बड़ी अपनी लाइफ की गलती करी थी, कितनी बड़ी इन्होंने अपनी लाइफ की गलती करी थी। ये इनको तब जाके रियलाइज होगा, अभी इनको रियलाइज नहीं होगा। अभी तो इनको दिखेगा पैसे आ जाएं बस, पैसे आ जाएं बस, वो मेरे घर की हालत ऐसी है, ऐसा फलाना ढिकना, 10 बहाने मार के, लेकिन भले ऐसा बताएंगे। और फिर उसके बाद में क्या चलेगा? आप मुझे बताओ, आईफोन चल रहा है, आईपैड, सर आईपैड ले ले, फिर उन्हीं का मैसेज आएगा, सर आईपैड ले लिया, ये वो, इस तरीके से। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखो। याद रखना, आपकी एमबीबीएस की लाइफ में आप अर्निंग का बिल्कुल भी मत सोचना। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, वो 4.5 साल बस ऐसे हैं जब आप अर्न नहीं करोगे, उसके बाद आप अपनी पूरी लाइफ अर्न करोगे। समझ में आ रहा है? और जैसे ही अर्निंग शुरू होती है, लर्निंग कैपेसिटी मिनिमाइज हो जाती है, इंसान शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है। तो इस बात को याद रखना कि जब तक आपका कॉलेज चले, जब तक आपका कॉलेज चले, क्लियर हो गया? क्योंकि देखो, उसके बाद इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलेंगे, उसके बाद में आप जब पीजी करोगे तब आपको पैसे मिलेंगे, तब आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। आप पढ़ भी रहोगे तब भी आपको पैसे मिलेंगे, सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे तब भी आपको पैसे मिलेंगे। तो आपको पैसे तो मिलना ही मिलना है। केवल ये 4.5 साल ऐसे हैं जो आपके पास आपके लिए हैं, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? अदरवाइज फिर क्या होगा? यदि मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो होगा क्या? जरा सा डिप्रेशन, जरा सा काम का लोड आएगा, जरा सा काम का लोड आएगा और बस सुसाइड। क्या करोगे फिर? सुसाइड। समझ में आ गया? क्या करोगे आप मुझे बताओ जरा? सुसाइड। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। ये जो 4.5 साल का टाइम रहेगा आपके पास, क्योंकि इंटर्नशिप में तो आपको पैसे मिलेंगे, 4.5 साल का आपका टाइम रहेगा गलतियां करने का। आपसे जितनी गलतियां हो सकती हैं करो, दोस्त बनाने का, घूमने का, समझ में आ रहा है? कैसे लास्ट टाइम पर पढ़ के प्रेशर मैनेज करने का, ये सारी चीजों का टाइम रहेगा। कैसे लोगों से इंटरेक्शन करना है, ये सीखने का। कैसे पॉजिटिव वे में अपनी बात रखना है, ये सीखने का। कैसे नेगेटिविटी को टॉलरेट करना है, ओवरकम करना है, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, इस चीज का। तो ये सारी चीजों का जो टाइम रहेगा वो 4.5 साल रहेगा। इसीलिए उस चीज को बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। क्लियर हो गया? आगे आ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम चैनल, आप मुझे बताओ, मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर सोडियम because sodium channel is closed for negative charge protein, membrane is permeable for potassium due to leaky channel। तो आप मुझे बताओ, पैसे आ नहीं रहे लेकिन जा रहे हैं, तो कर्ज बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। सो इनसाइड एक्सोप्लाज्म -70 मिलीवोल्ट इन रेस्टिंग और पोलराइज स्टेट, इन रेस्टिंग और पोलराइज स्टेट बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो जरा, अब जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, ये क्या करेगा? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग नेगेटिव चार्ज। ये देखो जरा, इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, ये देखो जरा, इन्होंने क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अभी भी आना शुरू हो गए, 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 अभी भी आना शुरू हो गए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे बहुत बहुत सारे लोगों को जानता हूं
जिन्होंने अपने इवन कॉलेज के बाद में भी कई साल बाद जो है वो कमाना शुरू किया, ठीक है, कई साल बाद कमाना शुरू किया। और उनके पेरेंट्स उनसे बोला करते थे, पेरेंट्स भी मैं आपको बता रहा हूं, पेरेंट्स बोला करते थे, रिलेटिव बोला करते थे, अब अपने माँ बाप को खाना बंद करो, अब अपने माँ बाप को खाना बंद करो, ठीक है। और आज मैं जानता हूं, आज मैं देखता हूं कि वो लोग, जिन लोगों ने कॉलेज के टाइम पर ही या कॉलेज के जस्ट बाद कमाना शुरू कर दिया था, उनसे वो 10 to 15 और 20 टाइम्स ज्यादा अर्न करते हैं, ठीक है। जिन्होंने कॉलेज के टाइम अर्न करना शुरू कर दिया था, उन्होंने कॉलेज के एंड होते होते ही उन्होंने छोटी सी कोई गाड़ी ले ली थी, ठीक है, छोटी सी कोई गाड़ी ले ली थी। इन्होंने उनके कॉलेज खत्म होने के बाद 5 साल पूरी कोशिश करी, हर चीज को वो किया, अलग अलग चीजों को समझा, और उसके बाद जब इन्होंने कमाना शुरू किया तो उनके पास आज 4-5 लाख की, 10 लाख की गाड़ी है, और इनके पास 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ऐसी गाड़ियां हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं। तो इसीलिए इस बात को याद रखना, कॉलेज ड्यूरेशन इज टाइम फॉर लर्निंग। उस समय डोंट ट्राई टू अर्न इट। कुछ अर्न करना है तो केवल और केवल ये अर्न करो कि कैसे नेगेटिविटी को हैंडल करना है, बस। सभी को समझ में आ गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बोलो जरा। -70 ये न्यूट्रलाइज, लेकिन अभी भी सोडियम आते जाएंगे तो ये कितना कर देगा, +40। तो इस स्टिमुलस की वजह से, इस स्टिमुलस की अंदर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया। तो अब जो यहां पर मुझे बताना जरा, अब जो यहां पर स्टिमुलस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, इसी की वजह से नर्व इंपल्स ट्रांसफर होगी, तो इसको बोला गया है एक्शन पोटेंशियल। तो आप मुझे बताओ जरा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, बट ये गलत है। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? एक्चुअली शिफ्टिंग डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? मतलब डिस्प्लेसमेंट वो कहलाता है, बट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है तो हम भी लिख लेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसको हम क्या बोल देंगे, बोलिए जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। एक्शन पोटेंशियल। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, स्टिमुलस नहीं है -70 मिलीवोल्ट, अब स्टिमुलस आ गया जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो गया। अब आप जरा इसके बगल वाले स्टेज पर देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर करंट ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां पर फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक छोटा सा सर्किट बन गया। इस सर्किट की वजह से ये जो चैनल है, दे आर ऑल्सो वोल्टेज सेंसिटिव। तो आप मुझे बताओ, सोडियम चैनल ओपन ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट बिकॉज दे आर वोल्टेज सेंसिटिव। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप मुझे बताओ, जो यहां पर हुआ था, अब यहां का सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, और जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो यहां पर डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अभी आप देखो, यहां भी डीपोलराइज है, यहां भी डीपोलराइज है, लेकिन अब इस डीपोलराइज को वापस रिपोलराइज करेंगे। कैसे करेंगे आप मुझे बताओ जरा? इसको करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप मुझे बताओ जरा, पोटेशियम अंदर भी तो आ रहा है, तो आप मुझे बताओ फिर पॉजिटिव क्यों नहीं, फिर नेगेटिव क्यों हो रहा है? भाई सिंपल सी चीज है, 3 यहां से बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं। मुझे ऐसा बताओ, आप 3000 रुपए खर्च कर रहे हो और 2000 रुपए कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर 1000 रुपए का क्या हो जाएगा, कर्ज। क्या हो जाएगा, कर्ज। 2000 रुपए कमा रहे हो और 3000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आपके पास 1000 रुपए का क्या हो जाएगा, कर्ज। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये इसको क्या कर देगा, इस स्टेट में ला देगा। अब ये चीज यहां पर पहुंच, ये वापस इसको ऐसा कर देगा। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो ये देखो जरा, यहां पर आप देखो जरा, ये देखो, ये नॉर्मल था, यहां पर ऐसा हो गया, इसके बाद में आप देखो यहां पर ऐसा कर देगा, ये डीपोलराइजेशन यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया। तो आप मुझे बताओ, शिफ्टिंग डीपोलराइजेशन, अब ये डीपोलराइजेशन आगे भी शिफ्ट करेगा, ये डीपोलराइजेशन आगे भी शिफ्ट करेगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सभी को क्लियर हो गया। और जहां जहां डीपोलराइजेशन जाता जाएगा, वहां पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स होता जाएगा, तो उसको एक्शन पोटेंशियल एनसीईआरटी ने बोला है। क्लियर हो गया?
शिफ्टिंग डीपोलराइजेशन जनरेट एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया। अब रीपोलराइज कैसे किया ये मैंने आपको बता दिया। भाई 3 सोडियम को बाहर फेंक दिया, 2 पोटेशियम अंदर लेकर आ गए, तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट, आप मुझे बताओ जरा रीपोलराइज स्टेट, और ज्यादा डंपिंग कर दी तो इसको बोल देते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइज स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइज स्टेट बन जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? हाइपर पोलराइज। हाइपर पोलराइज स्टेट। अरे सभी को क्लियर हो गया? आप बोलिए जरा जल्दी से, हाइपर पोलराइज स्टेट। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, ये जैसे मान लो मैं यहां पर मेम्ब्रेन बना रहा हूं, आप मुझे बताओ रेस्टिंग, यहां कंडीशन हम कौन सी बना रहे हैं? रेस्टिंग। और आप मुझे बताओ ये मैं बना रहा हूं, तो मैक्सिमम पार्ट तो मैंने इसका पहले पढ़ा ही दिया था, जो आज हमको पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया था कि -70 मिली वोल्ट है। इन रेस्टिंग कंडीशन इसको बोल देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जैसे स्टिमुलस मिलेगा रिवर्स हो जाएगा ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग। अब मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोल देंगे? एक्शन पोटेंशियल। क्या बोल देंगे इसको? एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं, देखो जरा उनमें क्या होता है? जो कंडक्शन होता है, देखो यहां से जस्ट अगल बगल ऐसे चलते हैं, मैंने आपको बताया था ना कैसे चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ माइलिनेटेड में कैसे चलते हैं? जंप कर करके चलते हैं। ये देखो जरा इस तरीके से ऐसे चलते हैं। तो आप मुझे बताओ ये जंप कर करके जो चल रहे हैं, ये जंप कर करके जो चल रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं सॉल्टेट्री। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा, सॉल्टेट्री। क्या बोल देते हैं? सॉल्टेट्री। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्टेट्री। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्टेट्री। क्लियर हो गया? सॉल्टेयर जंप। और इसका स्पीड कितनी होती? बहुत ज्यादा होती, 120 मीटर पर सेकेंड। 120 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सिनेप्स। अब देखो सिनेप्स का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ 2 न्यूरॉन। बहुत अच्छे से समझना, सिनेप्स का मतलब क्या होता है? सिनेप्स का मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 न्यूरॉन। क्या मतलब होता है? ज्वाइनिंग ऑफ 2 न्यूरॉन। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा, मैं तो इसको 3 लेक्चर में खत्म कर देता, ठीक है, लेकिन फिर आप ही लोग चिल्लाते रहते कि सर ऐसा वैसा, हमारी मॉड्यूल में तो इतना दिया हुआ है, उतना दिया हुआ है। एक्चुअली क्या, तुम लोगों की आदत पड़ गई है कचरा पढ़ने की। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से क्या है, जो काम की चीजें, इसीलिए फिर क्या होता है लास्ट में तुम ये नहीं समझ पाते। आप सभी ड्रॉपर हो, मैक्सिमम हो सकता है सेकंड ड्रॉपर हो, और आपने ये चीज देखी होगी कि लास्ट में आपको ये समझ में नहीं आता कौन सी चीज पढ़ना है, कौन सी छोड़ना है। फिर ये सोचते हो केवल एनसीईआरटी पढ़ लें। भैया केवल एनसीईआरटी को ही यदि एक्सप्लेन करके आपने बढ़िया से नोट्स बना के समझ के पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। क्लियर हो गया? बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक आधा क्वेश्चन यदि एनसीईआरटी से बाहर आ जाएगा तो वो छोड़ने के लिए, ठीक है। यदि बायोलॉजी में आप 356 मार्क्स लेकर आ जाओगे तब भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। फिर किस पे डिपेंड करेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री पर। क्लियर है? ये चीज देखी होगी कि लास्ट में आपको ये समझ में नहीं आता कौन सी चीज पढ़ना है, कौन सी छोड़ना है। फिर ये सोचते हो केवल एनसीईआरटी पढ़ लें। भैया केवल एनसीईआरटी को ही यदि एक्सप्लेन करके आपने बढ़िया से नोट्स बना के समझ के पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। क्लियर हो गया? बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक आधा क्वेश्चन यदि एनसीईआरटी से बाहर आ जाएगा तो वो छोड़ने के लिए आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यदि बायोलॉजी में आप 356 मार्क्स लेकर आ जाओगे तब भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। फिर किस पे डिपेंड करेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री पर। क्लियर है? तो ये आगे बढ़ जाएं। अब देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है, यहां पर आप देखना जरा, आप यहां पर इसके सिनेप्टिक नोब देखो और इसके डेंड्राइट्स के बीच में देखो, कोई भी गैप नहीं है। नो गैप बिटवीन न्यूरॉन, प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, रेयरली प्रेजेंट इन अवर सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल सिनेप्स। आप देखना जरा, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में केमिकल आ जाता है। इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में केमिकल आ जाता है। उस केमिकल की वजह से इसको हम बोल देते हैं केमिकल सिनेप्स। और वो केमिकल क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। वो केमिकल क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर।
special type of chemical is connecting to neuron, special type of chemical which is connecting to neuron, special type of chemical, special type of chemical which is connecting to neuron, chemical synapse, and the gap present between neuron is called as synaptic cleft. ये vertebrates में present होता है। बन जाएगा, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैंने देखा था, ये देखो जरा, ये सिनेप्स है, ये सिनेप्स के पहले वाला न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये क्या कहलाएगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर हो गया, ये बाद वाला है तो ये कहलाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहां पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज बाय प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स रिलीज कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे और किससे बाइंड कर जाएंगे, पोस्ट सिनेप्टिक से। तो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से बाइंड करेंगे। ये देखना जरा अभी, ये देखो, ये यहां पर इससे निकलेंगे, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसके अंदर क्या भरा हुआ है आप मुझे बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये कैल्शियम चैनल है, यहां पर ये इसका क्या है, रिसेप्टर है, यहां पर सोडियम चैनल क्लोज है। तो जैसे ही नर्व इंपल्स आएगी, सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होंगे, हो गए सोडियम चैनल ओपन। अब क्या होगा, सेकंड काम, तो ये फर्स्ट मैसेंजर, ये सेकंड मैसेंजर, केमिकल कैल्शियम सेकंड मैसेंजर, कैल्शियम क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, सेकंड मैसेंजर। अब क्या हो जाएगा, यहां से देखना जरा, ये जो ये यहां पर रिलीज कराएंगे, ये जो रिलीज कराएंगे, ये जाके इससे बाइंड कर जाएंगे, ये बाइंड कर गए, यहां पर क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल ओपन हो गए। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हो गए, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हो गए, तो आप मुझे बताओ डिपोलराइजेशन होगा, आगे डिपोलराइजेशन जाता जाएगा। तो ये सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो यहां पर कैल्शियम इज वर्किंग एज अ सेकंड मैसेंजर, कैल्शियम इज वर्किंग एज अ सेकंड मैसेंजर बन जाएगा। तो देखो सरा, nerve impulse reaches to synaptic node, opening of calcium channel in synaptic node due to nerve impulse. Calcium stimulate fusion of synaptic vesicle which are filled with neurotransmitter, fusion of synaptic vesicle with membrane of presynaptic neuron. आप मुझे बताओ, release of neurotransmitter in synaptic cleft, neurotransmitter attached to their receptor which are present in postsynaptic neuron, opening of sodium channel, depolarization बन जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, कैल्शियम किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैल्शियम इज एक्टिंग एज अ सेकंड मैसेंजर, किसकी तरह वर्क कर रहा है, सेकंड मैसेंजर। अरे बन जाएगा, बोलो सर जल्दी से, कैल्शियम यहां पर किसकी तरह वर्क कर रहा है। यदि यहां पर नहीं लिखा है, मैंने समझाया तो था, तो यहां पर ऐसे लिख लेना, दिस इज सेकंड मैसेंजर, दिस इज सेकंड मैसेंजर, दिस इज सेकंड मैसेंजर, दिस इज सेकंड मैसेंजर। ये क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज सेकंड मैसेंजर। अब मुझे बताओ जरा, न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और आप मुझे बताओ जरा, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं। अब इनहिबिटरी कौन से हो जाएंगे, डोपामीन, सीरोटोनिन और जी, ग्लाइसिन एंड गाबा, ग्लाइसिन एंड गाबा बन जाएगा, ग्लाइसिन एंड गाबा, ग्लाइसिन एंड गाबा, ग्लाइसिन एंड गाबा। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। डोपामीन, सीरोटोनिन, ग्लाइसिन एंड गाबा, डोपामीन, सीरोटोनिन, ग्लाइसिन एंड गाबा, क्लियर है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और एक्साइटेटरी, इनके अलावा सब एसिडाइल कोलिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और ग्लूटामेट। अरे बन जाएगा। तो ये सभी क्या है, बोलिए जरा, ये सभी के सभी क्या है आप मुझे बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, ये रहा, ये देखो जरा ध्यान से देखना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये क्या बना हुआ है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो जरा, जैसे ही इंपल्स आएगी, वो किसको आप मुझे बताओ जरा एक्टिवेट करेगा, इसको, कैल्शियम चैनल को, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर आएंगे, कैल्शियम क्या कराएंगे, ये देखो जरा, कैल्शियम ने तीसरा काम कराया, इस सिनेप्टिकल वेसिकल को इसके साथ फ्यूज करा दिया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गए, और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो गए, क्या ओपन हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा इसकी वजह से, बोलिए जरा जल्दी से, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से
डीपोलराइजेशन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये चैनल्स बने हुए हैं, क्लियर हो गया। ये तो फिर एक एक का दिया हुआ है कि कौन कैसे बाइंड करता है, तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ईमानदारी से मुझे बताओ, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलिए जरा। अब हम आगे बढ़ जाए, अब हम आगे बढ़ जाए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आप जानते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। किसका बना होता है, मुझे बताओ जरा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है, क्लियर हो गया। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं।